तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ऐतिहासिक और रोमांचक विषय पर बात करने वाले हैं जिसने 1971 में दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये सिर्फ दो देशों के बीच का कोई आम संघर्ष नहीं था। ये एक ऐसा तनाव था जिसने एक नए देश बांग्लादेश को जन्म दिया और दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु महाशक्तियों को युद्ध के बिल्कुल कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इतिहास का ये चैप्टर वाकई बहुत दिलचस्प है। अब इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे पूर्वी पाकिस्तान के संकट की, फिर मुक्ति वाहिनी का उदय, लोंगेवाला की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली जमीनी लड़ाई, समंदर के भीतर चला शाह और मात का खेल, महाशक्तियों का टकराव और आखिर में 93,000 सैनिकों का वो ऐतिहासिक सरेंडर। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, पूर्वी पाकिस्तान का संकट और बगावत की जड़ें। बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है यहाँ। देखिए, मजे की बात यह है कि 1971 की ये कहानी अचानक शुरू नहीं हुई थी। इसकी नींव दशकों पहले ही पड़ चुकी थी। 1905 में जब अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन किया और फिर 1947 का आज़ादी और बंटवारा, तो हुआ यूं कि पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया, एक पश्चिमी और एक पूर्वी पाकिस्तान। और हैरानी की बात यह थी कि इन दोनों के बीच कोई सीधा ज़मीनी रास्ता था ही नहीं, बीच में पूरा का पूरा भारत था। अब खुद सोचिए, ये भौगोलिक विसंगति तो आगे चलकर एक बहुत बड़े भू राजनीतिक भूकंप का कारण बननी ही थी ना। उस वक्त इन दोनों हिस्सों के बीच एक बहुत गहरी खाई साफ नजर आ रही थी। सारी राजनीतिक और सैन्य ताकत पश्चिमी पाकिस्तान के पास थी और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान, जहां ज्यादातर लोग बंगाली बोलते थे, उन्हें लगातार हाशिए पर रखा जा रहा था। बात तब और बिगड़ गई जब पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने चुनावों में भारी जीत हासिल कर ली, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेतृत्व ने उन्हें सत्ता देने से साफ मना कर दिया। बस इसी राजनीतिक अन्याय ने आज़ादी की उस चिंगारी को हवा दे दी जिसे फिर कोई रोक नहीं पाया। और यहीं से शुरू होता है भाग 2, मुक्ति वाहिनी का उदय। जाहिर है, जब राजनीतिक रास्ते बंद हो जाते हैं तो हालात तेजी से बिगड़ते ही हैं। हुआ ये कि शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और पूर्वी पाकिस्तान में एक बेहद क्रूर सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई। इस जुल्म से बचने और अपने हक के लिए लड़ने के लिए ही स्थानीय लोगों ने एक गुरिल्ला फोर्स बनाई जिसे नाम दिया गया मुक्ति वाहिनी। यहाँ पर भारतीय सेना के तत्कालीन प्रमुख सैम मानेकशॉ का जिक्र करना बहुत जरूरी है। उन्होंने गजब की रणनीतिक सलाह दी। उन्होंने साफ कह दिया कि मानसून के दौरान युद्ध लड़ना खतरनाक हो सकता है, इसलिए सर्दियों तक इंतजार किया जाए। और इस बीच भारत ने मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग और हथियार देने का काम किया। ये सच में एक बहुत बड़ा सामरिक मास्टर स्ट्रोक था। खैर, अब आते हैं भाग 3 पर, लोंगेवाला की लड़ाई। पूर्वी मोर्चे से अब थोड़ा पश्चिमी मोर्चे की तरफ चलते हैं, जहां आधुनिक सैन्य इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली लड़ाई लड़ी गई। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 120 बनाम 6,000। ये आंकड़ा ही अपने आप में चौंकाने वाला है। लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में महज 120 भारतीय सैनिक तैनात थे और उनके सामने 6,000 दुश्मन सैनिक और 100 से ज्यादा टैंकों की पूरी रेजिमेंट खड़ी थी। यह बिल्कुल असंभव सा लगने वाला समीकरण था। ऊपर से पीछे हटने का आदेश भी मिल चुका था, लेकिन इन 120 जांबाजों ने अपनी पोस्ट पर डटे रहने का फैसला किया। अब सवाल यह है कि इतनी छोटी सी टुकड़ी ने यह नामुमकिन काम किया कैसे? रणनीति बहुत ही साधारण लेकिन शानदार थी। उनके पास टैंकों को रोकने के लिए पर्याप्त एंटी टैंक माइंस तो थी नहीं, तो उन्होंने एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक चाल चली। उन्होंने क्या किया कि रेत में खाना खाने वाले धातु के टिफिन बॉक्स गाड़ दिए और उनके आगे कुछ असली माइंस लगा दी। जैसे ही शुरुआत के कुछ टैंक असली माइन से टकराकर उड़े, पीछे आ रही पूरी रेजिमेंट को लगा कि भाई पूरा इलाका ही माइन से भरा पड़ा है। रात भर दुश्मन के इंजीनियर उन टिफिन बॉक्सों को बम समझकर डिफ्यूज करने में लगे रहे और इस तरह सिर्फ 120 जवानों ने पूरी रात एक विशाल सेना को रोके रखा, जब तक कि सुबह जोधपुर से हंटर लड़ाकू विमानों ने आकर दुश्मन के टैंकों को तबाह नहीं कर दिया। ये दिमाग और साहस का एक असाधारण मिश्रण था। चलिए अब रेगिस्तान से निकलकर सीधा समंदर की गहराइयों में चलते हैं। भाग 4, नौसेना का शतरंज। यहाँ एक बड़ा ही रणनीतिक सवाल सामने आता है, दुश्मन की सबसे खतरनाक पनडुब्बी को आखिर जाल में फंसाया कैसे जाए? उस वक्त अमेरिका की बनाई हुई PNS गाजी पनडुब्बी भारतीय नौसेना के सबसे बड़े हथियार यानी विमानवाहक पोत INS विक्रांत को डुबाने के लिए निकल चुकी थी। अब किसी भी तरह विक्रांत को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। तो इसके लिए एक बहुत बड़े लेवल की मनोवैज्ञानिक रणनीति रची गई।
सबसे पहले तो आईएनएस विक्रांत को छुपचाप ले जाकर अंडमान द्वीप समूह में छिपा दिया गया। फिर जानबूझकर यह अफवाह फैलाई गई कि विक्रांत तो विशाखापट्टनम बंदरगाह पर आ रहा है, और इस झूठ को एकदम सच साबित करने के लिए विशाखापट्टनम की सब्जी मंडी में 10,000 अंडे और भारी मात्रा में मांस और सब्जियों का एक फर्जी ऑर्डर दे दिया गया। अब दुश्मन के जासूसों ने जब ये हलचल देखी तो उन्होंने पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम की तरफ मोड़ दिया, लेकिन वहां विक्रांत नहीं बल्कि आईएनएस राजपूत उसका इंतजार कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि राजपूत का इंजन खराब था, लेकिन वो हमले के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा था। और फिर जैसे ही गाजी की हलचल पानी के नीचे महसूस हुई, आईएनएस राजपूत से डेप्थ चार्जेस गिरा दिए गए। पानी के अंदर हुए उन भयानक धमाकों ने पीएनएस गाजी को हमेशा के लिए समंदर में दफन कर दिया। बिना विक्रांत को खतरे में डाले एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली गई थी। इसे कहते हैं खुफिया जानकारी और रणनीति का असली मास्टर क्लास। अब आते हैं कहानी के सबसे तनावपूर्ण हिस्से पर, भाग 5, महाशक्तियों का टकराव। क्योंकि अब ये क्षेत्रीय युद्ध एक वैश्विक संकट में बदलने वाला था। हुआ ये कि उस समय बंगाल की खाड़ी में एक बेहद डरावना गतिरोध पैदा हो गया था। एक तरफ अमेरिका का 7वां बेड़ा था, जो पूरी तरह से परमाणु हथियारों से लैस था और उसे ब्रिटेन और फ्रांस का भी समर्थन था। वो बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। अब इसके जवाब में भारत के समर्थन में सोवियत संघ ने अपना 40वां बेड़ा तैनात कर दिया, जिसमें परमाणु पनडुब्बियां और उस समय का सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था। मतलब दुनिया की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियां हिंद महासागर में बिल्कुल आमने सामने खड़ी थीं। सोचिए, उस वक्त पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई होंगी। उस तनावपूर्ण गतिरोध के दौरान जो कूटनीतिक बातचीत हुई ना, वो तो और भी दिलचस्प है। अमेरिका ने धमकी दी कि देखिए, हमारे पास 150 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। तो इसके जवाब में सोवियत संघ की तरफ से जो स्पष्ट संदेश आया वो ये था, हमने जल्दबाजी में गिनती तो नहीं की है, लेकिन हमारे पास ऐसे 300 से ज्यादा हथियार मौजूद हैं। इस बेबाक जवाब और सोवियत संघ के सख्त एयर डिफेंस के आगे आखिरकार अमेरिका और उसके सहयोगियों को पीछे हटना ही पड़ा। ये शीत युद्ध के दौरान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं आखिरी हिस्से पर, भाग 6, 93,000 का आत्मसमर्पण और एक नई सीमा का निर्माण। महाशक्तियों के पीछे हटते ही ये तय हो गया था कि अब जमीन पर युद्ध का अंजाम क्या होने वाला है। 93,000 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी सेना द्वारा किया गया ये सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। पूरी की पूरी पाकिस्तानी सेना ने अपने हथियार डाल दिए। ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, ये एक पूरी तरह से स्पष्ट और निर्णायक जीत थी। इस ऐतिहासिक घटना के तुरंत बाद विश्व मानचित्र पर एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया और वो इस नए आज़ाद देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि भविष्य में कश्मीर सहित किसी भी मुद्दे पर कोई तीसरा देश दखल नहीं देगा। यानी जो जीत युद्ध के मैदान में मिली थी, उसे अब कूटनीतिक मेज पर पक्का किया जा रहा था। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 1971 में बने वो कूटनीतिक गठजोड़, वो प्रॉक्सी युद्ध के साए, आज की आधुनिक वैश्विक सीमाओं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे परिभाषित करते हैं? क्योंकि देखिए, इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, वो आज के भू राजनीतिक फैसलों की नींव है। इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इतिहास की इन परतों को खोलना वाकई में बहुत शानदार रहा और जानने व समझने की हमारी ये यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी।